मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है और आप लोगों के जिज्ञासाओं, आशाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप है। शीर्षक का नाम है कुंडली के 12/12 भावों का तर्क संगत विश्लेषण, रैशनल एनालिसिस ऑफ 12/12 हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। या मित्रों, यद्यपि 354 वीडियो हमने दिया है जो पब्लिक पटल पर है, कई वीडियो हमने अनलिस्टेड भी किया है, तो विभिन्न पहलुओं पर कृष्णमूर्ति पद्धति के विभिन्न टॉपिक शीर्षकों पर हमने वीडियो दिया है। आपके द्वारा बड़ी सराहना मिली है, आपका बड़ा सहयोग मिला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बगल में जो आती है उसे पुश करिए और ऊपर ऑल का बटन क्लिक कर दीजिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिले। वीडियो पसंद आवे तो लाइक कीजिए और मित्रों को, अधिकतम मित्रों को शेयर जरूर करिए। मित्रों, आज का टाइटल है, उसी के अनुरूप वीडियो है। मेरे मन में आया, विचार में आया कि प्रत्येक भाव का फुटकर अध्ययन और वीडियो और लर्निंग तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कुंडली के 12 भावों का समन्वित विश्लेषण जो तर्क संगत है, इसका करना आवश्यक है ताकि आपका कॉन्सेप्ट, आपकी अवधारणा और भी स्पष्ट हो सके। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने 3 चार्ट दिया है कुंडली का। मेनली हम आज चार्ट देंगे और यह उदाहरण कुंडली देंगे, किसी का बर्थ डिटेल और कुंडली नहीं देंगे, क्योंकि एक तो बोर्ड की भी सीमा काफ़ी नहीं है और दूसरे समय की भी बाउंडेशन रहता है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप सबको बोरियत महसूस होती है। तो आइए हम आते हैं। यहाँ देखिए हमने 3 चार्ट दिया है। एक चार्ट है नेचुरल चार्ट, जिसे आप नैसर्गिक कुंडली भी कह सकते हैं और कुदरती कुंडली भी कहते हैं। दूसरा है लग्न चार्ट, तीसरा है कस्प चार्ट। नैसर्गिक कुंडली का मतलब है हमारे वैदिक ऋषि प्रणीत ज्योतिष में हमारे ऋषियों की, महामानव ऋषियों की का जो विचार था, जो थिंकिंग थी, जो प्रादुर्भाव था, वो अंतः जागृत था, अंतः प्रेरित था, आज्ञा चक्र उनका जागृत होता था, वो त्रिकालदर्शी थे। तो इस कुंडली को आप नेचुरल कुंडली, हम इसलिए हम कहते हैं, उन्होंने माना कि काल पुरुष का 12 अंग है यह नेचुरल कुंडली, अर्थात उसमें मेष लग्न में रहेगी और मेष से लेकर के मीन तक 12 राशियां सीरियल से रहेंगी। इसके पीछे उनका तर्क है, उस पर आता हूं। लग्न चार्ट जो आपका है, जातक का है, किसी भी व्यक्ति का है, जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसको लग्न में रख करके, ऊपर रख करके, प्रथम भाव में रख करके और सीरियल से, जैसे इसमें तुला लग्न का उदय हुआ जन्म के समय, तो तुला को लग्न में रख करके वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, इस तरह से मीन मेष लेके कन्या तक राशियां बैठा दी गई। अब लग्न का उदय जो होता है मित्रों, हर अक्षांश रेखांश पर, हर अंश कला पर बदल जाता है। जितने जैसे जैसे हम स्थान बदलते जाते हैं, पूर्वी क्षितिज पर लग्न का उदय, अंश, डिग्री और उदय की राशियां बदलती जाती हैं। जैसे आज यहाँ अगर हम इंडिया से बात कर रहे हैं तो अमेरिका में बैठे हुए आदमी को, जैसे आज यहाँ मान लीजिए दिन के 2 बज रहे हैं, तो वहाँ अमेरिका में बैठे हुए आदमी को रात के 1:30 या 2 मिलेंगे। इतना अंतर होता है। इस नाते यहाँ के पूर्वी क्षितिज पर जो लग्न उदित है, वहाँ के पूर्वी क्षितिज पर इसकी उल्टी होगी।
इसके विस्तार में जाना नहीं है। और इन विविधताओं को देखते हुए हमारे केपी सिस्टम में या पूर्व सिस्टम में भी भाव चलित कुंडली बनाई जाती थी, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में भाव चलित कुंडली जो है पूर्व से भिन्न है। ये भाव आरंभ आधारित है। द्वादश भाव 12 भाव का आरंभ बिंदु क्या है? जैसे लग्न जो बनती है वैदिक ज्योतिष में, यहाँ भी आरंभ बिंदु पर बनती है। लग्न अगर 10 डिग्री पर है तो 10 डिग्री बनती है, 14 डिग्री पर है तो 14 डिग्री पर बनती है। लेकिन पुरानी वैदिक ज्योतिष में, ऋषि पंडित ज्योतिष में या परंपरागत ज्योतिष में अन्य भावों का आरंभ बिंदु न लेकर के मध्य बिंदु लिया जाता था। इस तरह से उसमें इसमें अंतर है। अपने अपने सबके तर्क थे, अनुभव था। हमारे यहाँ भाव कुंडली, इसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन कस्प चार्ट इसलिए कहते हैं कि कस्प का भावार्थ होता है सिरा या आरंभ बिंदु, अर्थात 12 भाव का आरंभ बिंदु। जिस राशि में जहाँ से उदय होता है वही राशि वहाँ रखी जाती है कस्प चार्ट में। रिजल्ट उसका यह होता है, कभी कभी तो लग्न कुंडली की तरह ही भाव कुंडली दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी इस तरह की कुंडली सामने आती है कि लग्न में जैसे तुला राशि है तो द्वितीय में वृश्चिक है, तृतीय में भी वृश्चिक आ गया, यहाँ धन की जगह वृश्चिक आ गई। चतुर्थ में मकर है, पंचम में मकर है, छठवें में पंचम में कुंभ है, छठे में मीन है, सातवें में मेष राशि आनी चाहिए लेकिन मीन आ गई है, आठवें में वृष राशि है, फिर नौवें वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। इस तरह से मेष और धनु राशि गायब है। यह अक्षांश रेखांश का प्रभाव है, जन्म के स्थान का प्रभाव है। और इसी भाव कुंडली के आधार पर, इसके विस्तार में हम जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसी भाव कुंडली के आधार पर हमारे केपी सिस्टम में ग्रहों को बैठाया जाता है। लग्न में बैठे हुए ग्रह 0 से 30 डिग्री तक एक ही राशि में होते हैं, लेकिन अपने अंशात्मक डिग्री के प्रभाव के नाते यहाँ ग्रह भी जो है जिस राशि में लग्न में है उसके स्थान को बदल देते हैं, बदल सकते हैं या वैसे रहते हैं, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन फल मेनली हम सिग्निफिकेटर के आधार पर या प्रतिनिधि ग्रहों के आधार पर करते हैं। वो अलग विषय है कि कौन से भाव का कौन प्रतिनिधि है। जो जिस भाव में बैठता है उस भाव में जो राशि रहती है उसका वो प्रतिनिधि, वो ग्रह जो है सिग्निफिकेटर हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ तृतीय भाव में धनु राशि है, लेकिन यहाँ तृतीय भाव में वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि इस भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो यहाँ का तो फल देगा ही, और अपने दोनों राशियों का देगा तो धनु राशि नहीं मिलेगी, केवल 7वें का फल देगा। जबकि इसमें अगर ढूंढोगे तो 7वें मेष राशि आई है, यहाँ बृहस्पति आया। इस तरह से सिग्निफिकेटर्स में अंतर पड़ जाता है। आते हैं मूल टॉपिक की तरह कि द्वादश भावों का या 12 भावों का तर्क संगत सारांश, तर्क संगत विश्लेषण। अगर हम 12 भावों को समझ लेते हैं, क्योंकि 12 भाव ही हमारे जीवन के क्षेत्र हैं, हमारे जीवन के सभी घटनाएं, इवेंट्स इन्हीं 12 भावों में निहित हैं। हम 3 कुंडली इसलिए दे रहे हैं कि नैसर्गिक कुंडली सब में निहित है, अर्थात नैसर्गिक कुंडली के आधार पर ही 12 भाव में निहित है। भले यहाँ राशि लग्न आई है, इसका भी प्रभाव है, लेकिन नैसर्गिक का प्रभाव कॉमन रूप में सब में है, अंतर्निहित है। यहाँ नैसर्गिक में आते हैं, लग्न में देखिए मेष राशि है और लग्न से आदमी स्वयं को देखा जाता है। लग्न माने स्वयं, अपना शरीर, अपनी चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, स्वभाव और अपना आयु, अपना स्वास्थ्य, ये स्वयं का विषय है, अपनी काबिलियत है, अपना मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है। इसमें यहाँ तुला आया है, लेकिन यहाँ मेष है नैसर्गिक कुंडली में। फल तो तुला के आधार पर कहा जाएगा, लेकिन मेष के मंगल का प्रभाव भी लग्न पर रहेगा, ये कहने का मतलब।
और इसी तरह से लग्न में मेष राशि है, इस नाते नैसर्गिक कुंडली में इस नाते मेष का और मंगल का प्रभाव भी रहेगा इन राशियों के साथ, जिसका हम विश्लेषण करते हैं। द्वितीय भाव में शुक्र की वृष राशि है, इससे द्वितीय भाव में वृष राशि है। द्वितीय भाव से शरीर का अंग होता है टुड्डी के ऊपर, अर्थात मुख, नाक और जीभ, स्वरयंत्र, आँख, दांत, कान, ये सारे सिस्टम जो हैं हमारी मुख की शोभा ये द्वितीय भाव में होती है। और इसमें शुक्र की वृष राशि है, इस नाते वृष शुक्र का भी प्रभाव रहेगा। तृतीय भाव में बुध की मिथुन राशि है, हम अंग विन्यास कर रहे हैं, मिथुन राशि है, तो बुध का प्रभाव तृतीय भाव पर रहेगा। कोई भी कुंडली आप लेंगे और मिथुन राशि गला से लेकर के श्वसन संस्थान तक, यहाँ बाजू, कंधा, पराक्रम, ये सब इसी स्थान से देखा जाता है। इस नाते तृतीय को, और बुध की बुद्धिवादी राशि है, मिथुन राशि है, बुध का प्रभाव हमेशा रहता है। चतुर्थ स्थान में कर्क राशि है, जो चंद्रमा की राशि है। चतुर्थ स्थान को माता स्थान कहा जाता है, लेकिन अंग विन्यास में चतुर्थ स्थान को फेफड़ा आप कह सकते हैं, वक्षस्थल कह सकते हैं। कफ, खांसी, फेफड़ा, ये सब सारी चीज़ें चतुर्थ स्थान से देखी जाती है। पंचम भाव में देखिए, नैसर्गिक कुंडली में सिंह राशि है, जो सूर्य की राशि है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, कर्क का भी प्रभाव रहेगा। पंचम भाव में सूर्य की सिंह राशि है। सिंह राशि से अंदर का हृदय और आत्मा और रीढ़ की हड्डी देखी जाती है, और उस पर सिंह का और सूर्य का प्रभाव रहेगा। जो भी आपका लग्न चार्ट है, कस्प चार्ट है, उसके साथ वो निहित रहेगा, उसकी ज़रूरत आपके फल विश्लेषण में लगेगा। अब सूर्य चूंकि आत्मा का कारक है, आत्मा और हृदय उसी के प्रभाव में, आत्म तेज हमारा पंचम के अंतर्गत सिंह राशि में आता है। इस नाते इसको संतान स्थान कहा गया, क्योंकि संतान पक्ष आत्म तेज से होता है, इस नाते उसको आत्मज कहा जाता है। छठवां स्थान कन्या राशि का है, जो हमारे हृदय के बाद पेट का स्थान आता है, उदर का स्थान आता है, हाजमा संस्थान होता है जो हमारा, इसका मालिक बुध को माना गया है, और पेट को महत्व दिया गया है, उदर को महत्व दिया गया है, क्योंकि उदर से ही तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। इस नाते छठे स्थान को रोग स्थान भी कहा गया है। और विस्तार से किन भावों से क्या देखा जाए आगे बता। सप्तम भाव में नैसर्गिक कुंडली में तुला राशि आती है। तुला राशि पेट के नीचे का जो पिंडली स्थान है, जो आपका पेड़ू जिसको आप कहते हो, आपका मेन स्थान, प्रजनन स्थल, किडनी, मूत्राशय, ये सब सप्तम स्थान से देखे जाते हैं। यौन सुख भी उसी से देखा जाता है, और उसमें तुला राशि आती है, जो शुक्र की राशि है, जो शुक्र के प्रभाव में आती है। इस नाते विवाह वगैरह में और यौन सुख में शुक्र का महत्व बढ़ जाता है। अष्टम भाव में मंगल की ही वृश्चिक राशि आती है। अष्टम भाव सबसे नेष्ठ स्थान कुंडली का होता है। अष्टम स्थान से जो हमारा जननेंद्रिय है, उसका बाह्य अंग और मूत्र, मल मूत्र विसर्जन संस्थान है, वही गुदाय अंग वही है, गुप्त अंग उसको कहा जाता है। तो अष्टम स्थान से पर मंगल का प्रभाव रहता है। इसी नाते चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, ये सब सारी चीज़ें भी उसी स्थान से देखी जाती है। नौवें स्थान में बृहस्पति की धनु राशि आती है नैसर्गिक कुंडली में। इस नाते बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा होता है। नौवां स्थान हमारा नितम स्थान, कमर से नीचे तक नितम स्थान होता है, और ये इसी नाते भाग्य स्थान, ईश्वर स्थान, धर्म स्थान कहा गया, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव रहता है। पिता स्थान किया गया, तीर्थ यात्राएँ इसी से कही गई,
उच्च शिक्षा वगैरह बाद में बता रहे। 10वें स्थान पर शनि की मकर राशि आती है। शनि को सेवक कहा जाता है, अर्थात कर्मशील राशि है। मकर राशि से हमारा घुटना देखा जाता है, पैर का घुटना। और 11वें इसका कारक शनि होता है। 11वां स्थान से जो घुटने के नीचे पिंडली वाला स्थान, कुंभ जिसको कहा जाता है, इसको लाभ स्थान भी कहते हैं, लेकिन मेनली घुटना स्थान अंग विन्यास में इसको कहा जाता है। इसी नाते आप पिंडली या घुटने में जो दर्द होता है, शनि का उस पर प्रभाव ज़्यादा महसूस होता है। शनि इस तरह प्रभाव देता है तो ऐसी बीमारियां होती हैं। 12वां स्थान मोक्ष का स्थान कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि वहीं आती है। 12वें स्थान को पैर का पंजा कहते हैं, जो जमीन पर हम रखते हैं। इस तरह से ये नैसर्गिक प्रभाव जो है इसका इस कुंडली में भी आपको मिलेगा। आते हैं लग्न कुंडली पर। लग्न कुंडली मेनली हमारा ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और ग्रह की दृष्टि कहाँ है, साधारण सरल तरीके से उसको देख लेते हैं। क्योंकि कस्प कुंडली से हम जब फल कहते हैं, कई राशियाँ इधर उधर रहती हैं, ग्रह भी इधर उधर रहते हैं, तो वहाँ ये नहीं प्रतीत होता कि ग्रह स्वयं की किस राशि में था, किस नक्षत्र में था। यहाँ से आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे दृष्टि कहाँ थी कहाँ है। इस नाते इसका भी प्रभाव है, इसकी भी आवश्यकता है। तीनों कुंडलियों का समन्वित सारांश लेकर के जो अध्ययन करेंगे वही सही फलादेश कर पाएंगे। अब आते हैं हम मेनली कस्प चार्ट पर, जो मेनली 12 भावों का विश्लेषण हम करते हैं सारांशतः, और जहाँ से मुख्य रूप से फल देखा जाता है। देखिए, फल देखने में कस्पल सिग्निफिकेटर्स और प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स, दशा अंतर दशा का प्रयोग होता है केपी सिस्टम में। और बार बार कहा जाता है, चाहे प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर हो, चाहे कस्पल सिग्निफिकेटर हो, चाहे स्टार लॉर्ड हो, चाहे सब लॉर्ड हो, चाहे सब लॉर्ड, सबके स्वामी सभी ग्रह ही होते हैं। इस नाते बातें ग्रह पे आकर उठती हैं, और ग्रह को कौन कौन भावों की जिम्मेदारी मिली है ये हम कस्पल कुंडली से ही देखते हैं। अब कस्पल चार्ट में लग्न चार्ट और नेचुरल चार्ट को समाहित करते हुए अन्य कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं, इसका हम विश्लेषण करेंगे। लग्न से हमारा, देखिए, लग्न हमारा शरीर स्थान, हमारा काबिलियत है, हमारा आयु है, स्वास्थ्य है। जब हमको आयु खंड देखना होगा तो लग्न से देखेंगे, हम स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे तो लग्न से देखेंगे, हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी लग्न समाहित होता है। हमको चोट लगेगी, दुर्घटना लगेगी, हमारा आकर्षण कहाँ है, नौकरी के प्रति, व्यवसाय के प्रति, या राजनीति में, या पत्नी में है, या पुत्र में है, या धन के मामले में है, या ईश्वर में है, ये सारी चीज़ें लग्न से हम देखते हैं। द्वितीय भाव को धन स्थान कहा जाता है, इसको कुटुंब स्थान भी कहा जाता है, बैंक बैलेंस का भी स्थान यही है। तो धन स्थान ये वृद्धि स्थान भी है, परिवार में एक भी सदस्य की वृद्धि होती है तो द्वितीय स्थान से ही देखा जाता है। द्वितीय स्थान से धन स्थान भी देखा जाता है। इसमें कहा जाता है कि धन की मात्रा कितनी होगी, धन का सोर्स क्या होगा, धन का आगमन कैसे होगा, धन में वृद्धि कैसे की जाए, परिवार की क्या दशा है, परिवार में किस तरह से समन्वय बनाया जाए, क्या कमियां हैं, ये द्वितीय भाव से देखा जाता है। अंगों के बारे में हमने पहले बता दिया है। तृतीय भाव से भाई बहन देखा जाता है, तृतीय भाव से भाई बहन देखा जाता है। और तृतीय भाव आपके पुरुषार्थ का, पराक्रम का, बाजुओं का, हाथ का होता है। लेखन कार्य भी क्योंकि हाथ से होता है, इस नाते इसी हो। छोटी मोटी यात्राएं, छोटी यात्राएं, तृतीय भाव से यात्रा भी देखा जाता। कहीं हमारी नौकरी में हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो दशम का सबलाड अगर तृतीय का कार्जेश है तभी ट्रांसफ़र होता है, ये बताया। तृतीय स्थान से हमारा छोटी यात्राएं हो जाती हैं, लेखन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये तृतीय स्थान से देखा जाता है। और तृतीय स्थान बुद्धि का भी स्थान है, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में यहाँ बुध की मिथुन राशि में। देखिए, यहाँ हमारे केपी सिस्टम में एक चीज़ और बता दें, बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान, ये तीनों अलग चीज़ें हैं।
तृतीय भाव से बुद्धि, चतुर्थ स्थान से जो शिक्षा आज कॉलेज और स्कूल की है, और ज्ञान पंचम भाव से देखा जाता है। ज्ञान को हम मेनली आध्यात्मिक और ईश्वर ज्ञान तक, ईश्वर के करीब पहुंचने का प्रयोग करते हैं, जबकि शिक्षा को हम भौतिक क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से, और पंचम स्थान जो हमारे ऋषि प्रणीत ज्योतिष थी, उस समय उसी की जरूरत थी, इस नाते उसको शिक्षा कहा जाता है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में चतुर्थ स्थान को शिक्षा कहा गया। तो तृतीय स्थान जो है छोटी यात्राओं का भी है। तृतीय स्थान एजेंसी लेना हो, कोई शेयर मार्केट में काम करना हो, लॉटरी टिकट लेना हो, तृतीय स्थान की उपयोगिता बढ़ जाती है भाई बहन के साथ। चौथा स्थान माता का स्थान होता है, भूम भवन वाहन शिक्षा का स्थान होता है। उसका स्तर कैसे होगा, वो कैसे खरीद बिक्री होगी, सारी चीज़ों को हम चौथे स्थान से देखते हैं। माता का भी उसी से देखते हैं, भूम भवन वाहन सुख को उसी से देखते हैं, शिक्षा को उसी से देखते हैं, और सिग्निफिकेटर्स के आधार पर फल करते हैं ग्रहों के आधार। पंचम स्थान देखिए संतान स्थान, अभी हमने कहा है संतान पक्ष को पंचम से देखा जाता है। पंचम स्थान 1, 5 और 11 और 9 भी ये स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए बड़े उत्तम स्थान है। 5वां स्थान स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम होता है। तो 5वें स्थान से संतान को भी देखा जाता है। 5वें स्थान से जुआ, सट्टा, लॉटरी, मंत्र तंत्र साधना, कला, नृत्य, संगीत, फिल्म, कलाकार जितने होते हैं पंचम स्थान से देखे जाते हैं। 6वां स्थान उत्तम खेती, मध्यम मान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। आप सभी जानते हो पहले यही था कि नौकरी बहुत निषिद्ध थी, इस नाते महत्व नहीं था। इसको पहले से भी रोग ऋण कहा जाता था, क्योंकि 6वें स्थान में आपका नैसर्गिक कुंडली में उदर संस्थान आता है। तो रोग ऋण, पशु पालन, ये 6वें स्थान से देखा जाता था। नौकरी और नौकर और सेवक का स्थान भी 6वां होता है। आज का समय बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। 6वां स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और द्वितीय स्थान का त्रिकोण स्थान है 2, 6, 10। 2, 6, 10 आर्थिक भौतिक क्षेत्र में सफलता के लिए बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं, और नौकरी को आज धन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। दूसरा 6वां भाव 7वें का व्यय स्थान होता है। 7वां स्थान हमारे व्यवस्थापक का है, व्यवस्थापन का है, नियोक्ता का है, या जिस विभाग में हम काम करते हैं, जहाँ वहाँ से हमको जो तनख्वाह मिलती है, जो हमारे नियोक्ता का, व्यवस्थापक का, मैनेजर का, उस विभाग का जब व्यय होता है तो हमको तनख्वाह के रूप में मिलती है। इस नाते 6वां स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। कुंडली में धन के मामले में 1, 2, 3, 6, 10, 11 भाव बड़े अच्छे माने जाते हैं, लेकिन 6वां और 11वां अगर आ गया तो सोने में सुगंध हो जाती है। 7वां